नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार का हम लोग सॉल्यूशन किए थे। मौलिक अधिकार के पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 सवालों का आंसर दिए थे। 20 सवाल हम लोग सॉल्यूशन किए थे। आइए आज फिर से हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। आप जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और कॉपी कलम उठा लें। आप लोग साथ साथ जो है आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइप करेंगे और जो भी आपको इसमें बताए जाएंगे, जो भी आपको नहीं जानते हैं, उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए आज के हम लोग पहले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल क्या कहता है। देखेंगे आज का पहला सवाल है, देखेंगे कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। देखेंगे धार्मिक प्रबंधन, देखेंगे अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। देखेंगे भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन की बात बोला गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी धर्म को आप मानते हैं तो उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके विस्तार के लिए आप धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। इसके लिए आप चल और अचल संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। और इसमें कहा गया है कि आप जो है धन का इकट्ठा करेंगे, संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, लेकिन उस संपत्ति का प्रयोग गैर धार्मिक कार्यों में नहीं करेंगे। अगर उस संपत्ति का प्रयोग गैर धार्मिक कार्यों में करते हैं, जैसे आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय देते हैं, उस स्थिति में आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता का बात करता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर्तव्यों के अभिवृद्धि को रोकता है। और अनुच्छेद 28 इसमें कहा गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से धर्म आते हैं। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई। देखेंगे अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का वर्णन किया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आंसर हो जाएगा, देखेंगे बौद्ध, जैन और सिख। ईसाई इसमें नहीं आते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का वर्णन किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का वर्णन किया गया है, इसमें कौन कौन आते हैं, बौद्ध, जैन और सिख। आंसर हो जाएगा ए बी सी। सिख आते हैं, ईसाई नहीं आते हैं। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, 124वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कितना आरक्षण दिया गया। देखेंगे इसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी समान वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में और उन्हें नामांकन में आरक्षण दिया गया 10%। उन्हें नामांकन में और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। देखेंगे जब नौकरी की बात होता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 16 का खंड 6 और एडमिशन यानी नामांकन की बारी आता है, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 15 का खंड 6 में किया गया है। नामांकन की बात करें तो अनुच्छेद 15 का खंड 6 और नौकरियों की बात करें तो अनुच्छेद 16 का खंड 6 में इसका वर्णन किया गया है। देखेंगे इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना, तो विधेयक था 124वां। अधिनियम पूछेगा, अधिनियम अगर आपसे पूछता है तो अधिनियम हो जाएगा 103वां अधिनियम। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे आज का अगला सवाल है, परोक्ष इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया का अधिकार वर्णित है। इसको दोस्तों कहते हैं, परोक्ष इच्छा मृत्यु को बोलते हैं
इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। देखेंगे इच्छा मृत्यु का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो देखेंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 19, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 में वर्णन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि भारत का संविधान जीने की स्वतंत्रता देता है, मरने का नहीं। लेकिन एक अन्य मामले में 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रहा है तो उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दिया जा सकता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। और सन कब? 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार माना कि जब कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रहा है उस व्यक्ति को मरने की इजाजत दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में संबंध है। देखेंगे अनुच्छेद 19, इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्न में से किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखेंगे जापान से। आंसर हो जाएगा जापान। और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 21 में है। अगर पूछता है विधि का शासन या विधि निर्माण की प्रक्रिया, देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर पूछेगा विधि का शासन तो विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से। अमेरिका, यहां से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद। कनाडा, यहां से भारत में संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम जो है कनाडा से लिया गया। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में अपील किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, लोकल अदालत। देखेंगे लोक अदालत पूछ रहा है क्वेश्चन, सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में अपील किया जा सकता है? आंसर होगा केवल सर्वोच्च न्यायालय। देखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे अगला सवाल है मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? देखेंगे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार का अल्पीकरण, देखेंगे मौलिक अधिकार को शून्य घोषित करने का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो देखेंगे अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, देखेंगे इसे जुडिशियरी रिव्यू भी बोला गया है। कहा गया कि जब संसद या कार्यपालिका कोई कानून बनाती है वह कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती है तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य या निरस्त घोषित कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 13। देखेंगे अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा, अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद को रोकता है। और अनुच्छेद 32 इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा और हृदय कहा था। देखेंगे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था, हार्ट एंड सोल, अनुच्छेद 32 को। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है संसद निम्न में से किस मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है? संसद निम्न में से किसका मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है? सशस्त्र बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली, सभी। पूछ रहा है संसद निम्न में से किसका मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है? तो देखेंगे अनुच्छेद 33
देखेंगे अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद चाहे तो सशस्त्र बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और संचार प्रणाली के मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त में से सभी का हो जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 33 में है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, आज का अगला सवाल कहता है क्या, मौलिक अधिकारों में वर्णित विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो देखेंगे यह ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में दो बातें का वर्णन है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से। देखेंगे कनाडा से संघीय व्यवस्था और रूस से मौलिक कर्तव्य, रूस से मौलिक कर्तव्य। देखेंगे रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, कनाडा से संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम लिया गया है। आइए अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखेंगे पिछले ही वीडियो में हम बताए थे निवारक निरोध कानून का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 22 में है, जिसे गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण कहते हैं। देखेंगे निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी, 3 माह। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे निम्न में से किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह कार्य करे जिसको करने के लिए वो आबद्ध है? देखेंगे ऑप्शन है उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आंसर क्या होगा? देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो यहां पर पूछ रहा है निम्न में से किस याचिका के तहत कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के विरोध जारी होता है परमादेश। देखेंगे परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। यह सरकारी, सरकारी एंड अर्ध सरकारी, देख लेंगे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वह कौन सा रीट याचिका है जो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जारी होता है। तो परमादेश सरकारी और अर्ध सरकारी अर्थात कार्यपालिका के मेंबर, कार्यपालिका के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो है परमादेश जारी किया जाता है। और देखेंगे अधिकार परीक्षा भी सरकारी और अर्ध सरकारी के विरुद्ध ही जारी करता है। इसका मतलब होता है किस प्राधिकार से, जब कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करता है जिसके लिए वह एलिजिबल नहीं है यानी योग्य नहीं है, अगर वह धारण कर लेता है तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा जारी करता है। उत्प्रेषण, देखेंगे उत्प्रेषण जो है यह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करता है। यह तब जारी करता है जब उच्च न्यायालय किसी मामले में निर्णय दे देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तब जो है न्यायालय के द्वारा पूछा जाता है आप इस मामले में निर्णय क्यों दिया जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। देखेंगे प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है पूर्णतः रोक लगाना, पूर्णतः रोक लगाना, पूर्णतः रोक लगाना। देखेंगे यह मामला जब चल रहा होता है, न्यायालय में चल रहा होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय अपने निचले अदालत को इस मामले में रोक लगाती है कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस मामले को मेरे पास ट्रांसफर करें। तो देखेंगे आपका जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा परमादेश। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सी रिट जारी करता है। देखेंगे रिट जो है यह VVI है, आप ध्यान में रखेंगे VVI है। और जो है यहाँ पर ध्यान में रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करती है। देखेंगे जो यह रिट है, यह रिट जो है ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से लिया गया है, यूके से लिया गया है। देखेंगे 5 प्रकार के रिट होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
सॉरी, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देख रहे हैं पूछ रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है, इसका अर्थ होता है सशरीर। देखेंगे इसमें कहा गया है सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय कहता है उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करे, जिससे यह निर्णय लिया जा सके व्यक्ति दोषी है या नहीं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। देखेंगे परमादेश जो है सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के विरोध जारी किया जाता है जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। प्रतिषेध जब मामला चल रहा हो, जब मामला चल रहा हो, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय निचली अदालत को यह प्रेषित करती है यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस पर सुनवाई न करें। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब होता है किस प्राधिकार से, जब कोई व्यक्ति योग्यता नहीं रखते हुए भी अगर किसी सरकारी और असरकारी पदों पर शामिल हो जाते हैं या ग्रहण कर लेते हैं तो उनके विरुद्ध जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। चलिए आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट निम्न में से किस देश से लिया गया है। आइए ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। रीट याचिका हम पिछले वीडियो में और पिछले सवाल में भी बता चुके हैं, रीट याचिका किस देश से लिया गया है, जल्दी से आंसर देंगे। रीट याचिका किस देश से लिया गया है, देखेंगे यह व्यवस्था कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय हम लोग भले अमेरिका से लिए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाने वाला रीट हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। मौलिक अधिकार को लागू करने राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। देखेंगे मौलिक अधिकार राज्य के विरोध जारी किया जाता है। अगर राज्य अर्थात संसद और राज्य दोनों होगा, अगर संसद विधायिका या कार्यपालिका या राज्य सरकार कोई कानून बनाता है और वह कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे लागू करवाने के लिए रिट जारी करता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऐसे भी सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देख लेंगे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए रिट जारी करता है। चलिए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में निम्न में से किसको बोला मौलिक अधिकार नहीं है। निजता के अधिकार को, आरक्षण को, धार्मिक स्वतंत्रता को, सभी को। देखेंगे VVI क्वेश्चन है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस को बोला कि यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखेंगे निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपने फैसले में बोला। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। देखेंगे ध्यान से रखेंगे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का 16 नंबर क्वेश्चन है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत कौन सा जांच की अनुमति वर्तमान में है। नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी, ब्रेन प्रिंटिंग और DNA टेस्ट। देखेंगे हाल सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस कर्नाटक मामला है। सेल्वी बनाम कर्नाटक मामला 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेल्वी बनाम कर्नाटक
राज मामले 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति का नारकोटिक्स, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। इस तरह से किसका जो है जांच की अनुमति है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया 2010 में पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, ब्रेन प्रिंटिंग ये जांच नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का किया जा रहा है तो यह अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि मामला महिला के खिलाफ है, अगर मामला देशद्रोह का संबंधित है, उस स्थिति में पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स, ब्रेन मैपिंग किया जाएगा। एक अन्य मामले में मिसेज एक्स बनाम मिस्टर वाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, डीएनए टेस्ट परीक्षण किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा केवल डी। देखेंगे पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स, ब्रेन मैपिंग विशेष परिस्थिति में होता है, जैसे सारधा और आफ्ताब मामले में आप बोलेंगे तो हुआ, तो आप बोलेंगे तो आप कैसे बोल रहे हैं नहीं होता है। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में बोला था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज मामले में विशेष परिस्थिति में, समान परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का नारकोटिक्स टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं होगा। लेकिन मामला महिला से संबंधित है, मामला देशद्रोह से संबंधित है, उस स्थिति में भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग और नारकोटिक्स टेस्ट होगा। तो सरधा और अब्दाब मामला महिला वाला मामला था, इसलिए हुआ। चलिए आज के 17 नंबर सवाल को देखते हैं। आज का 17 नंबर सवाल कहता है अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता सम्मिलित है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखेंगे अनुच्छेद 25 में इन चारों स्वतंत्रता का वर्णन है। आप जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आंसर हो जाएगा डी सभी। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लड़के और लड़कियों को अपने मनपसंद शादी करने का अनुमति प्रदान करता है? देखेंगे VVI क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन आप देखेंगे, उसमें पूछा गया कि प्रत्येक लड़का एवं लड़कियों को मनपसंद शादी करने का अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है? देखेंगे ऑप्शन है, आप भी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 18 मनपसंद शादी करने का। देखेंगे आर्टिकल 21 जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, इसे ही जीवन जीने के स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 जो है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मनपसंद शादी करने की अनुमति देता है। लेकिन बात ध्यान में रखेंगे, अगर ऑप्शन केवल ए केवल बी रहता है तो उस स्थिति में अगर ऑप्शन इसी को अगर ऑप्शन आता है केवल बी एंड सी, उस स्थिति में आंसर हो जाता है ए, अर्थात 19 भी इसमें जा सकता है। लेकिन ऑप्शन सिर्फ ऐसा दिया जाएगा तो उसमें अनुच्छेद 21 होगा, लेकिन बोथ में जब जाएगा तो अनुच्छेद 19 और 21 में भी जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 कहता है राइट टू स्पीक्स एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब होता है भावना। देखेंगे दोस्तों, जब तक भावना, दो व्यक्ति का भावना नहीं मिलता है, एक्सप्रेशन नहीं होता है, तब तक जो है वो दो लोग आपस में नहीं मिलते हैं और शादी नहीं होगा। सिर्फ अट्रैक्शन है, वहां अट्रैक्शन है तो वहां पर प्यार नहीं है, वहां पर वासना है। तो इसलिए अनुच्छेद 19 और 21 दोनों होगा, लेकिन इस कंडीशन में अनुच्छेद 21 होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए आज के 19 नंबर सवाल पर आते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 17। देखेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होने पर और वित्तीय आपातकाल, देश में अगर राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगता है, प्रेसिडेंट रूल, और पूरे भारत में अगर फिनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होता है तो नागरिकों के फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं होगा, मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकार नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही प्रतिबंधित होता है, ध्यान रखेंगे। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही मौलिक अधिकार निलंबित होता है, प्रेसिडेंट रूल और फिनेंशियल इमरजेंसी के समय नहीं होता है। तो आइए मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में
आज के अंतिम सवाल 20वें नंबर सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का 20वां नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 78। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 12 से 35 संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 सिटीजनशिप यानी नागरिकता का वर्णन है। 5 से 11 नागरिकता का वर्णन है। 12 से 35 मौलिक अधिकार। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, नीति निदेशक तत्व का वर्णन है। और 52 से 78 संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखे, सॉल्व किए। फिर जो है इसके अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चन बचे हुए अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज जो है इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व किए, इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।